ओके, तो कोगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है, अल्टीमेटली चार्ज रिमूव करना है। तो चार्ज रिमूव करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आपने क्या कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी हम पार्टिकल से चार्ज हटा सकते हैं। दूसरा, अभी अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और डिस्चार्ज होकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इससे भी हम चार्ज रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, दो अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, उसमें एक नेगेटिवली चार्ज सोल मिक्स कर दें। तो दो अपोजिटली चार्ज सोल मिक्स करने से भी क्या होता है, वो चार्ज क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये 3 तरीके हो गए। उसके बाद बॉयल करने से भी बहुत सी बार क्या होता है, चार्ज आपका रिमूव हो जाता है। या फिर हम क्या करें, उसका रिपीटेटेड डायलिसिस पढ़े। डायलिसिस पढ़ा था ना अपन ने, तो ये कुछ मेथड है, 5-6 मेथड, जिनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोल का चार्ज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेना पांचों मेथड। उस कैटेगरी में अपना फर्स्ट मेथड आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखे भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% जो कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है, जो कि क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो NaCl, NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na+ एंड Cl-। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक होके क्या देगा, CH3COO- एंड H+। तो कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जनरली हम क्या ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब हम ऐड करते हैं तो वो दोनों तरह के आयंस देता है, वो कैटायंस भी देता है और वो एनायंस भी देता है। अब मान लो कि आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो जो एनायन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर आपका नेगेटिवली चार्ज सोल है तो जो कैटायन है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आप लिखो, क्या हेडिंग डाला आप लोगों ने, कुछ लिखा है यहाँ तक? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखा। हाँ, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में लिखो, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। Electrolyte dissociate into cation and anion. The oppositely charged ion adsorb the oppositely charged ion adsorb on the surface of colloidal particle. The oppositely charged ion adsorb on the surface of colloidal particle and neutralize it. And neutralize it. नेक्स्ट लाइन से लिखना, द आयन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, the ion which is responsible for the neutralization of charge on colloidal solid particle is called flocculating ion. Is called flocculating ion. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड यूज हुआ है, एक होता है कोगुलेशन, एक होता है फ्लोकुलेशन। यहाँ तक लिखा है सभी ने? यस सर। ठीक है, तो अब कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? इट्स कॉल्ड सर, क्या होते हैं? इज कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग आयन। ये रहा, ठीक है। ओके, है ना, अब देखो मैंने दो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं, फ्लोकुलेशन एंड कोगुलेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों एक ही चीज है, सर मतलब एक, हाँ बोलो। फोक्यूलेटिंग आयन और कोगुलेटिंग आयन दोनों एक ही होते हैं क्या? हाँ, फ्लो मैं वही बता रहा था कि जो हाँ फ्लोकुलेशन हाँ। मीनिंग होता है वो उसका सिनोनिम है कोगुलेशन का। तो कहीं पर फ्लोकुलेशन लिखा होगा तो कहीं पर अगर कोगुलेशन लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना।
कोगुलेशन का ही सिनोनिम क्या होता है? फ्लोकुलेशन होता है। क्लियर? हाँ रिंजे, ठीक है ना? तो इससे कंफ्यूज होने की सर। जरूरत नहीं है, सिनोनिम वर्ड है। तो अब हाँ, देखो, अपन को ये तो समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। तो अब कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, और तो वो फ्लोकुलेट या कोगुलेट होगा, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना इजीली फ्लोकुलेट करेगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया और उसने एक रूल दिया। इस रूल को हम बोलते हैं हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल। तो हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल क्या बोलता है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालना हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल। इस पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है। ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपके आयन पे वैलेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, वैसे वैसे उसकी कोगुलेट होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब क्या मतलब है? जैसे जैसे कि मान लो आपका डिस्पर्स फेस है वो एनाइनिक है, लेट्स से ये आपका जो सोल है वो एनाइनिक सोल है। हमें इसको क्या करना है? कोगुलेट करना है। अब हमारे पास 3 केटायन है, एक तो Al3 प्लस है, एक Mg2 प्लस है ना, और लेट्स से एक Na प्लस है। ध्यान से समझना ये। तो किस पे वैलेंसी ज्यादा है, मतलब चार्ज की वैलेंसी किस पे ज्यादा है, या चार्ज किस पे ज्यादा है? Cl तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा, फ्लोकुलेट हो जाएगा। तो लिखो हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखना, हार्डी एंड शुल्ट्ज रूल। पॉइंट नंबर 1, हायर द चार्ज on ion, higher is the coagulating power. Higher the charge on ion, higher is the coagulating power. For example, coagulating power क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। For example, for a sulfide सल्फाइड सोल का एग्जांपल लिख लेना, S2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। हमारे पास सल्फाइड सोल है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि सल्फाइड सोल क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो सल्फाइड सोल को कोगुलेट करना है, तो हमारे पास 3 आयन है, Al3 प्लस, Ba2 प्लस एंड Na प्लस। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी? Al3 प्लस की ज्यादा होगी। तो लिख लेना, फॉर द coagulation of sulfide sol, the coagulating power is in order of Al3 plus greater than Ba2 plus greater than Na plus. रूल 1 क्लियर होता है? यस पृथ्वीराज? हाँ सर। ओके, सेकंड रूल, मतलब इसी का सेकंड एग्जांपल देख लो। अब मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज सोल है, जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड का जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो हमारे पास 3 एनायन है, एक Fe3 माइनस, SO4 2 माइनस एंड Cl माइनस। तो इन तीनों आयंस में से सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर किसकी होगी, कौन से वाले आयन की होगी? Fe3 ठीक है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा। हाँ, हाँ, बैलेंस से अब ज्यादा है। यहाँ, हाँ अब यहाँ हम सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर पे नहीं जाएंगे। नॉर्मली गलती क्या हो जाती है, बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले जाते हैं सेंट्रल एटम का और उससे कंपेयर करते हैं। हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है बस उतना ही देखना है, उसके ज्यादा हमारा जो एक्स्ट्रा दिमाग है वो यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो लिख लो, फॉर अ कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड, द ऑर्डर ऑफ coagulating power of FeCN3 minus, SO4 2 minus and Cl minus is, और ये लिख लेना, बताइए ना। रिपीट करना है। फॉर द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, फॉर द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। द कोगुलेटिंग पावर ऑफ
FeCN6 3 minus, SO4 2 minus and Cl minus is, और ये ऑर्डर लिख लेना। हाँ भाई, नोट हो गया यहाँ तक? हाँ सर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक तो यूज हुआ है कोगुलेटिंग पावर और एक हुआ है कोगुलेशन वैल्यू, है ना? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस समझेंगे। तो पहले हेडिंग डालो कोगुलेशन वैल्यू। फर्स्ट हेडिंग डालना कोगुलेशन वैल्यू। ये कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है और फिर अपन कोगुलेटिंग पावर भी समझेंगे। तो लिखो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये डेफिनेशन याद रखना, इस पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimoles per liter, a minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation of a sol required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value. दो घंटे के अंदर हम कितना मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, ठीक है, किसके अंदर, मिलीमोल्स के अंदर, किसमें, 1 लीटर कोलाइडल सोल के अंदर, ताकि उसका क्या हो जाए, कोगुलेशन हो जाए, वही उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाती है। जैसे कि लेट्स से एक कोलाइडल सोल हमारे पास है, उसमें हमने लेट्स से 10 मिलीमोल ऐड किए इलेक्ट्रोलाइट के, जिससे कि 2 घंटे में उसका क्या हो गया, 2 आवर्स में उसका क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया। तो ये जो 10 मिलीमोल है, ये मिनिमम कंसंट्रेशन उसकी क्या कहलाएगी, कोगुलेशन वैल्यू कहलाएगी। अब देखो इसको ऐसे समझो, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा या जितना ज्यादा आयंस पे चार्ज होगा, जैसे कि मान लो हमें 10 एनायन को न्यूट्रलाइज करना है, एक सिंपल सा कोड है ना, 10 एनायन को न्यूट्रलाइज करना है, हमारे पास 3 आयन है, Al3 प्लस, Mg2 प्लस एंड Na प्लस, इस पे +3 चार्ज है। तो कितने Al3 प्लस हमें लगेंगे इस 10 एनायन को, या 12 ले लो आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल कर देते हैं। हाँ भाई, 12 नेगेटिवली चार्ज आयन को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो Al3 प्लस कितने लगेंगे भाई, बोलो? 4 4 4। Mg2 प्लस कितना लगेगा? 6 6 6। और Na प्लस कितना लगेगा? 12 यानी इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा कोगुलेशन पावर है, ठीक है? तो जितना ज्यादा कोगुलेशन पावर होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू उतनी कम लगने वाली है। हाँ इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू कम लग रही है, मतलब उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि कोगुलेशन पावर एंड कोगुलेशन वैल्यू इनवर्सली रिलेटेड होते हैं? हाँ हाँ तो लिख लो, स्मॉलर इज द, फिर से बताइए। फिर से बताऊं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 12 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मुझे न्यूट्रलाइज करना है, तो मुझे कितने L3 प्लस लगेंगे अरिंजे, कितने Mg2 प्लस लगेंगे और कितने Na प्लस लगेंगे? Al3 प्लस 4 लगेंगे, Mg2 प्लस 6 और Na प्लस 12। 12। तो किसकी वैल्यू सबसे कम लगी, जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा था? Al3 प्लस, हाँ यानी चार्ज ज्यादा था। अभी अभी अपन ने रूल देखा है, हार्डी-एंस्टीन रूल, जितना ज्यादा चार्ज था कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा थी। हाँ अब कोगुलेशन पावर ज्यादा है, तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं वो सबसे कम ऐड कर रहे हैं उतना। हाँ और डेफिनेशन क्या बोलती है कोगुलेशन वैल्यू की, कि जितना आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे वही उतनी उसकी कोगुलेशन वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट जितना कम ऐड करेंगे, कोगुलेशन वैल्यू भी उतनी कम होगी, यानी उसके मिलीमोल उतने कम आएंगे। हाँ
तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ, स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू हायर इज द कोगुलेशन पावर। हाँ लिख लो, स्मॉलर इज द कोगुलेशन वैल्यू हायर इज द कोगुलेशन पावर। तो क्या ये हार्डी एंड शुल्ज रूल समझा है? अरे हाँ ना तो बोल दो, क्वेश्चन तो कर पाओगे सर। इसके। हाँ बहुत सर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, Yes, टफ sir. क्वेश्चन नहीं आते थे। इतना इतना क्लियर रखना, ये बिल्कुल चैप्टर ही बहुत सिंपल है। चलो, इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है ना। पढ़ चुके हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरे डायग्राम के साथ। अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस मूव करते हैं। मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल, उसमें क्या लिखोगे? आपको पता ही है, जब टू अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करोगे तो उसमें से एक है ना, एक ना एक आयन तो वहां पे प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, हाँ तो इसका एक एग्जांपल लिख लो। मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिट चार्ज सोल में लिख लो, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रहा, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज सोल, विद आर्सेनस सल्फाइड, arsenic sulfide, negatively charged soil. Bring them in precipitated form. Bring them in precipitated form. Mixing of positively charged sol, ferric, hydrated ferric oxide and negatively charged sol, arsenous sulfide. Bring them in the precipitated form. This type of coagulation is called mutual coagulation. ये म्यूचुअल कोगुलेशन अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, एक नया वर्ड आ गया। दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड mutual coagulation. Bring them. Bring them in the precipitated form. Bring them in the precipitated form. This type of coagulation is called mutual coagulation. This type of coagulation is called mutual coagulation. ठीक है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन क्या होता है? जब कोई भी दो अपोजिटली चार्ज सोल को हम क्या कर दें, मिक्स करते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और कोगुलेट हो जाए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल कोगुलेशन। अच्छा, डायलिसिस से भी क्या होता है? चार्ज रिमूव हो जाता है। डायलिसिस क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बॉईल करने से भी क्या होता है? चार्ज रिमूव हो जाता है। अच्छा, बॉइलिंग कौन से सॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं चार्ज सेपरेशन के लिए? तो वो जरूर एग्जांपल लिख लेना। तो लिखो बॉइलिंग में एग्जांपल, सल्फर एंड सिल्वर हैलाइड डिस्पर्स्ड इन वाटर। सल्फर एंड सिल्वर हैलाइड डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इन सॉल्ट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? बॉइलिंग करके भी कोगुलेशन करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये कुछ मेथड है किसके, किसी भी सॉल को कोगुलेट करने के, है ना। तो जनरली हम जो यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट यूज करके ही हम कोगुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल। अब ये कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल क्या है ना। आपन ने दो तरह के सॉल देखे थे, एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। और चार्ज पर किसमें प्रेजेंट होता है? लायोफोबिक में चार्ज प्रेजेंट होता है, लायोफिलिक में चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो किसको कोगुलेट करना आसान था? देखो मैंने वहां पे लिखाया था और आपको बोला था कि जब मैं ये पढ़ाऊंगा कोगुलेशन वहां पे समझाऊंगा। लायोफोबिक को इजीली अनुजा कोएगुलेट कर, किसको इजीली कोगुलेट कर सकता है रिजे, लायोफोबिक या लायोफिलिक? लायोफोबिक को। लायोफोबिक क्योंकि उसमें चार्ज प्रेजेंट होता है। लायोफिलिक को इजीली हाँ। कोगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो डिस्पर्शन मीडियम अट्रैक्टेड है, तो चार्ज उसमें बहुत कम होता है। ठीक है अनुजा,
तो अब हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक को भी हम कोगुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कोगुलेट करें, क्या तरीका है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक। अच्छा, आपके लायोफिलिक जो सोल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं? उसका दो रीजन है, एक तो उसमें चार्ज बहुत कम होता है, दूसरा उसमें सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होता है। तो लिखना लायोफिलिक सोल आर स्टेबल ड्यू टू लायोफिलिक सोल्स आर स्टेबल ड्यू टू two factor, charge and solvation of colloidal particle. Lyophilic sols are stable due to two factor. कौन कौन सा? फर्स्ट फैक्टर चार्ज। चार्ज कैसा होता है उसमें, ज्यादा या कम? कम होता है। कम होता है, तो लिखना लेस चार्ज ड्यू टू लेस चार्ज एंड हायर सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। हाई सॉल्वेशन का मतलब सर? सॉल्वेशन देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जैसे कि NaCl है, दोबारा देख लेना, है ना। सॉल्वेशन में आपको दोबारा समझा देता हूँ। और अब ध्यान रखना, ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे फिर वहां पे आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां आता है, ये हर जगह पर यूज होता है। तो क्या मतलब है आपका किससे? सॉल्वेशन से। दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रेशन और एक होता है सॉल्वेशन। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस इतना डिफरेंस है कि अगर सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, तो वो प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाएगी। तो लेट्स से हमारे पास एक सॉल्वेंट है, लेट्स से वो वाटर ही है, उसमें मैंने NaCl डाला, क्या ऐड किया है? NaCl ऐड किया। तो NaCl में हमारे पास Na+ आयन भी है और NaCl में हमारे पास Cl- आयन भी है। वाटर क्या है? एक पोलर स्पीशीज है, तो वाटर में आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो Na+ को कौन अट्रैक्ट करेगा वाटर का? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज? या सर पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव। तो हाँ, तो वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो Na+ के अराउंड क्या हो जाता है? सराउंड हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है ना। हाँ। तो जितना हाँ। ज्यादा पोलैरिटी होगी सॉल्वेंट की, उतना ज्यादा वो क्या करेगा, जो आयन है उसको अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को, वाटर है ना चूंकि, इसलिए हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो हाँ। प्रोसेस हो रही है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, यानी NaCl आपका वाटर में क्या हो गया है? सोल्यूबल हो गया है। ये उसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट उसके अराउंड सराउंड हो गया। ऐसे Cl- है, तो Cl- के अराउंड वाटर का कौन सा चार्ज पार्ट सराउंड होगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। पॉजिटिव। अगेन फिर अट्रैक्शन से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी हाइड्रेशन। और अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर नहीं है, वाटर की जगह कोई और भी सॉल्वेंट आ गया, ROH आ गया, है ना, या और कुछ भी आ गया, अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल आ गया, कुछ भी आ गया, बेंजीन आ गया, तो उस प्रोसेस को हम फिर बोलते हैं सॉल्वेशन। अभी क्लियर? हाँ सर। अब आप मत भूलना, आप ये तीसरी बार पूछ चुके हो आपकी क्लास में, मैं तीसरी बार बता चुका हूँ, तो इसको ध्यान रखना, ये आपका हाइड्रेशन एंड सॉल्वेशन होता है। कुछ ड्रॉ तो नहीं करना था, अंडरस्टूड है ये सब? हाँ सर। चलो अब वापिस आते हैं, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन ने देखा था कि जो लायोफिलिक सॉल है वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के दो रीजन थे, कौन कौन से? एक तो लेस लेस चार्ज एंड हाई हायर सॉल्वेशन। हाई सॉल्वेशन। हाई सॉल्वेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो अब हम क्या करें, अगर किसी भी तरह से इन दोनों फैक्टर को रिमूव कर दें, अगर दोनों फैक्टर को रिमूव कर दिया तो आपका जो कोलाइडल लायोफिलिक सोल था वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो जो डिस्पर्स स्पेस के पार्टिकल है वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास एक बार आ गए तो एक्यूमुलेट होके क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, हेवी होके। तो अब हमें क्या करना है, किसी तरह इन दो फैक्टर को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तो एक तरीका ये है कि हम क्या कर दें, अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दें।
दूसरा तरीका क्या है कि हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो लिखो इसमें these two factor can be removed by addition of electrolyte or by addition of suitable solvent. These two factor can be removed by addition of electrolyte or addition of suitable solvent. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन एग्जाम्पल में लिखना, सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक सोल। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। आर एडेड टू हाइड्रोफिलिक सोल द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस होकर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है, यानी आपके पास क्या है, एक सोल है जिसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर है, तो उसमें आपने क्या कर दिया, एल्कोहल ऐड कर दिया। तो एल्कोहल क्या करेगा, वहां से वाटर को डिहाइड्रेट कर देगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस होकर, अब डिहाइड्रेशन हो गया। अब हम क्या करें, इस कंडीशन में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें। तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, अंडर दिस कंडीशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग coagulation. Under this condition, small quantity of electrolyte can bring coagulation. Clear? हाँ सर। कुछ रिपीट नहीं करना। चलो, तो ये तो था coagulation of lyophilic salt. नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। अब देखो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स से क्या मीनिंग है, लिखें? हाँ। लिखो इसमें, पहले लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ। हम चाहते हैं कि जो आपका सोल है वो कोगुलेट ना हो। जैसे बहुत सी बार क्या होता है, कोई सोल होता है वो चार्ज रिमूव हो गया, तो वो जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है वो पास पास आएंगे, पास आएंगे तो क्या होगा, हेवी मास बनेगा, ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे। हम चाहते हैं कि ये कोगुलेशन ना हो, तो उस कोगुलेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी किसी सोल की ऐड करेंगे। तो लिखो इसमें, लायोफिलिक सोलर, अपन को पता है ना लायोफिलिक सोल स्टेबल होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, उनका एक्सटेंसिव सॉल्वेशन होता है ना। तो देखो सॉल्वेशन में अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, क्या होता है सॉल्वेशन, Na+ के अराउंड वाटर का क्या था, पॉजिटिव, ये था ना सॉल्वेशन का डायग्राम। तो जो आपके लायोफिलिक सोल है उसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेस की, मान लो ये डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है, तो उसके अराउंड ये डिस्पर्शन मीडियम इस तरह से सराउंड हो जाता है। तो एक्सेसिव सॉल्वेशन की वजह से लायोफिलिक सोल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हो गए वो कवर हो जाते हैं, किसकी वजह से, जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल उन्हें क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग, मतलब उसने क्या किया, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को प्रोटेक्ट कर लिया। ये लायोफिलिक सॉल्ट की प्रॉपर्टी है ना, कि लायोफिलिक सॉल्ट क्या कर रहा है, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि दो पार्टिकल एक दूसरे के पास ना आ सके। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी सोल को प्रोटेक्ट होने से रोकना, मतलब कोलाइड होने से प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें क्या ऐड कर दें, लायोफिलिक सोल ऐड कर दें। तो लायोफिलिक सोल क्या कर लेगा, एक लेयर बना लेगा उसके अराउंड, पार्टिकल्स के अराउंड, ताकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास नहीं आ पाएंगे और उनका कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो लिखो इसमें, लायोफिलिक सोल हैव यूनिक प्रॉपर्टी, लायोफिलिक सोल हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्टिंग लायोफोबिक कोलाइड्स।
Lyophilic soil have unique property of protecting lyophobic colloids. When a small quantity of lyophilic soil is added to lyophobic soil, when a lyophilic soil is added to the lyophobic soil, the lyophilic soil particle form a layer around lyophobic particle and thus protect the soil from neutralization or any other electrolyte. Therefore, lyophilic colloid used for this purpose, lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloid. तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कौन से होते हैं? लायोफोबिक या लायोफिलिक? और क्या करते हैं ये? लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, कोगुलेट होने से रोकते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स अगर कहीं पर यूज हो तो ये समझ लेना। अच्छा, इसका डायग्राम अगर कुछ बनाना है तो ऐसा कुछ डायग्राम बना लो, है ना। ये आपका लायोफोबिक सोल पार्टिकल है और ये उसके अराउंड क्या हो गया, लायोफिलिक सोल पार्टिकल अटैच हो गए। ठीक है, जो छोटे पार्टिकल है वो फिलिक है, जो बड़ा पार्टिकल है वो फोबिक का है। तो ये डायग्राम बना लो ताकि जो अपन ने लैंग्वेज में लिखा है वो आपको समझ में आ जाए। ये फोबिक है और ये लायोफिलिक है। नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड के एग्जाम्पल हैं तो वो नाम लिख लेना। जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, गम, अराबिया, पोटैटो स्टार्च, ये कुछ क्या है, ये कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइड है। These are some protective colloids. नेक्स्ट हेडिंग डालना गोल्ड नंबर। भाई गोल्ड नंबर पे न्यूमेरिकल बनता है। जैसे मैंने बताया था ना सरफेस केमिस्ट्री में फ्रेंडली आइसोथर्म उस पे न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा न्यूमेरिकल जो जनरेट होता है यहाँ से, वो जनरेट होता है गोल्ड नंबर पे। तो हेडिंग डालो गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर क्या होता है, तो पहले आप एक डेफिनेशन लिखो, फिर अपन इसको समझेंगे। गोल्ड नंबर तो लिखो, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ ए हाइड्रोफिलिक कोलाइड। द नंबर ऑफ मिलीग्राम, ये यूनिट्स याद रखना, मिलीग्राम को अंडरलाइन कर लेना। द नंबर ऑफ मिलीग्राम of a hydrophilic salt that will
just prevent, that will just prevent the precipitation of 10 ml, just prevent the precipitation of 10 ml of standard gold sol on addition of 1 ml 10% NaCl solution is known gold number, is known as gold number. डेफिनेशन लिखी क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसको समझो, है ना, ये क्या बोल रहा है? हमारे पास क्या है? हमारे